हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप के फ्रेश स्टूडेंट की बात करेंगे, जिन लोगों ने फ्रेश स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है 2024-25 में। किसी भी स्कीम के क्यों ना हो, चाहे वो एनएमएमएस के हो, यूजीसी पीजी के हो, ईशान उदय के हो या किसी पीएम यशस्वी को, एवरीथिंग किसी भी स्कीम से आप बिलोंग करते हो, अगर आपने फ्रेश स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड होने के बाद कितने दिन बाद आपका स्टेटस चेंज होगा, मेरिट लिस्ट कब आता है, कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, क्या कोटा रहता है, क्या मेरिट लिस्ट बनने का क्या तरीका रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है मेरिट लिस्ट बनने का, एवरीथिंग इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं बारीकी से। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपके फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई किए हैं नेशनल स्कॉलरशिप में, वो भी चिंतित है, तो ये वीडियो देखने के बाद उनको भी आप ये दिखा सकते हो, और वो जिससे वो निश्चिंत हो सके कि भैया एनएसपी स्कॉलरशिप में आपका पैसा डेफिनेट मिल जाएगा अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो। लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे एनएसपी का जो यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर कैसे चलता है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है, तभी पूरा समझ में आएगा। तो ये देखो, ओवरऑल एनएसपी का वर्क फ्लो है कि एनएसपी किस प्रकार से काम करता है। आप सबने देखा कि एनएसपी जो रिन्यूअल का पेमेंट है वो फेज वाइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो सीनियर लोग है रिन्यूअल, फर्स्ट फेज जो है दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, सेकंड फेज जो है जनवरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट होके जनवरी के एंड तक उन छात्रों को पैसा मिल रहा है, और कुछ लोगों को मिल जाएगा जनवरी के एंड तक। उसके बाद तीसरा फेज जो होगा फरवरी में स्टार्ट होगा। तीसरा फेज बेसिकली जो होगा वो आपका रिन्यूअल का ही किया जाएगा, जिसमें से कुछ छात्र जिनका पेमेंट नहीं मिला है, जिनका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड लेट हुआ है, उन छात्रों को तीसरे फेज में भी मिलेगा। और हो सकता है तीसरे फेज के एंड तक, तीसरे फेज के एंड से और मार्च के स्टार्टिंग का जो फेज रहेगा उसमें आपका कुछ स्कीम की मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकती है। वो भी बताऊंगा किसका देखने को मिल सकता है, तो वो भी सारी चीजें पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हो, यहाँ पे स्टार्ट आता है, उसके बाद अपने फॉर्म को रजिस्टर करते हो। उसके बाद लेवल 1 का वेरिफिकेशन होता है, जहां पे आपका होता है यहाँ पे स्टूडेंट वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट लेवल। जी हाँ, इंस्टीट्यूट लेवल आपका फॉर्म वेरीफाई होता है। अगर आपका लेवल 1 हो चुका है तो बहुत अच्छी गुड न्यूज। अगर उसके बाद आपका फॉर्म वेरीफाई होता है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल, स्टेट नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो लेवल 2 का वेरिफिकेशन अगर आपका हो चुका, अगर आपके एप्लीकेशन में लिखा हुआ है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्टेट नोडल, तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया स्थिति में आपका फॉर्म है, अभी तक अच्छा है, ठीक है, मतलब आप स्टेप 3 तक पहुंच चुके हो। अब स्टेप 4 क्या होता है यहाँ पे? स्टेप 4 तब आपका होता है आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन। जी हाँ, बैंक अकाउंट वैलिडेशन किया जाता है कि आपने जो आपका बैंक अकाउंट है वो डीबीटी के साथ लिंक है या नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज चेक की जाती है। अगर आपका डीबीटी के साथ लिंक नहीं रहेगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा फेल हो जाएगा, वहां पे डीबीटी एरर बताएगा। अब डीबीटी क्या होता है? डीबीटी होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब है कि सरकार जो भी पैसा देती है, जो भी सब्सिडी देती है, जो भी सुविधाएं देती है, वो डीबीटी के माध्यम से देती है। इसका मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। अगर आपका बैंक आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बैंक में जाइएगा और आप अभी फटाफट सीडिंग करवा लीजिएगा। 24 से 48 आवर्स का टाइम लगता है बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होने में, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 जो होगा वो आपका बनता है यहाँ पे मेरिट लिस्ट जनरेशन। जी हाँ, मेरिट लिस्ट कैसे बनता है अब बताता हूँ। मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर कैसे बनता है इसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वीडियो को एंड तक देखो, बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 होता है यहाँ पे पेमेंट फाइल जनरेशन फाइनेंस अप्रूवल, कि मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट अप्रूवल के लिए जाता है, मतलब आपका जो रिकॉर्ड है वो सेंड टू पीएफएमएस के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। सेंड टू पीएफएमएस जैसे आपका भेजे तो आपका जो भी रिकॉर्ड, जो भी मॉनिटरिंग होती है वो पीएफएमएस पोर्टल पे की जाती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ पीएफएमएस पोर्टल क्या है। पीएफएमएस जो है ये एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पे सरकार जो भी पैसा होती है, जो भी मॉनिटरिंग करती है, पैसे के लेन देन, जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल प्रोवाइड जो भी करवाती है, वो इस पीएफएमएस की साइट से करवाया जाता है, जहां पे आपको पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ की जो मिनिस्ट्री होती है, जो पैसा देने वाली, वो आपका पेमेंट पर डिजिटली सिग्नेचर करती है। जैसे ही पेमेंट पर डिजिटली सिग्नेचर कर देती है उसके बाद आपका स्टेट दिखाई देने लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए रिन्यूअल का एग्जांपल दिखाता हूँ, जहां पे स्टूडेंट का कुछ इस प्रकार का स्टेटस शो हो रहा था। उनके पीएफएमएस डैशबोर्ड पे देख सकते हो आप, पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन मिनिस्ट्री, ये पीएफएमएस का डैशबोर्ड है।
जहां पे पीएफ में से आपका रिकॉर्ड चला जाता है, तो इस प्रकार के स्टेटस शो करता है। उसके बाद फिर आपका अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री होता है, उसके बाद फिर आपका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट होके आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है यहाँ पे आपका पीएफ में होने पर, ठीक है। लेकिन अब बात करता हूं पीएफ में अगर हो गया मेरिट लिस्ट जनरेशन के बाद, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट थ्रू डीबीटी। जी हाँ, जैसे मैंने बोला कि अब आपका जो भी पैसा होगा वो डिसबर्समेंट किससे होगा, डीबीटी के। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा, डीबीटी लिंक रहेगी, तो आपको पैसा बहुत आसानी से जल्दी मिल जाएगा। कोई भी एरर नहीं आएगा, पेमेंट फेल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आपने डीबीटी लिंक करवाया है तो। ये स्टेप 7 होते हैं। अब ये फ्रेंड्स स्टेप 7 हो रहे हैं, तो इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनता है इसको समझिए। इस मेरिट लिस्ट के प्रोसीजर को मैं समझाता हूं यहाँ पे, विस्तार से समझिएगा। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, तो प्लीज अगर आप कॉपी पेन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको लिख सकते हो। जिससे अगर कोई आपका फ्रेंड्स पूछे कि भाई मेरिट लिस्ट कैसे सिलेक्शन होता है, या आप कभी फ्यूचर में किसी को रेफर करते हो एनएसपी के लिए, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको एटलीस्ट कि भाई मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर ऐसे बनता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन कॉपी आपने ले लिया होगा मे बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरिट लिस्ट देखो, मेरिट लिस्ट में आपको बताता हूं यहाँ पे 2 कैटेगरी बनती है मेरिट लिस्ट की। सबसे पहले मेरिट लिस्ट कैटेगरी, जैसे सपोज करो किसी एक स्कीम में, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक स्कीम है, मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे एआईसीटी, ठीक है। एआईसीटी में एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट ओनली, ठीक है। एआईसीटी है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो फंड है, इसमें जो सीटें है, उसमें आपकी सीटें होती है 10,000। मतलब एआईसीटी में 10,000 फ्रेश स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। 10,000 फ्रेश कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है हर साल एआईसीटी में। अभी 10,000 जो है ये आपका ऑल इंडिया है। ये 10,000 जो है कि आपका ऑल इंडिया है, ठीक है। लेकिन आपने कहां से अप्लाई किया, सपोज करो मैंने फॉर्म अप्लाई किया राजस्थान से, या किसी ने अप्लाई किया बिहार से, ठीक है। तो जितनी राजस्थान, बिहार, असम, जितनी भी स्टेट है, उनकी एक कोटा होती है, एक सीटें होती है कि भाई हमें राजस्थान में इतना स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इतने परसेंट कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, बिहार में इतने परसेंट कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, असम में इतने, वेस्ट बंगाल में इतने, यूपी में इतने, ऐसा एक कोटा रहता है। सपोज करो राजस्थान में 200 सीटें हैं, बिहार में यहाँ पे मान लो 400 बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा, वेस्ट बंगाल में 100 बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 200, 400, 100। अब यहाँ पे टोटल 10,000 सीटें ऑल इंडिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब पहला फैक्टर आप पड़ जाता है आपका सीट, कि भैया 200 सीट है। दूसरी चीज है परसेंटेज, अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी खासी है। तीसरा आपका होता है फैमिली इनकम, आपने जो भी इनकम प्रूफ दिया है इनकम सर्टिफिकेट में, वो आपकी कम होनी चाहिए, तीसरा फैक्टर। और चौथा फैक्टर आपका होता है डेट ऑफ बर्थ। चौथा फैक्टर आपका होता है डेट ऑफ बर्थ, डीओबी भी मैटर करता है आपका, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, अगर आपकी जिसकी 200 सीट है, सबकी परसेंटेज मान लो, सपोज करो सबकी परसेंटेज जो है वो सबकी परसेंट 85%, 95% या 92% या 75% इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। तो क्या आप एज्यूम कर सकते हो कि 60 और 55% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है? इस स्थिति में बोलोगे सर नहीं हो सकता, क्योंकि परसेंटेज सबकी हाई है। तो पहला चीज आपका देखा जाता है परसेंटेज कितनी है, दूसरी चीज देखा जाता है आपकी सीटें कितनी है, तीसरी चीज आपकी देखी जाती है फैमिली इनकम कितनी है, चौथी चीज देखी जाती है डेट ऑफ बर्थ, और पांचवी चीज जो फैक्टर मैटर करती है वो कैटेगरी। जी हाँ, हमें जनरल कैटेगरी में, जैसे मान लो 2 सीट है जनरल में, हमें मान लो कि हमें 80 बंदों को स्कॉलरशिप देनी है, ओबीसी में हमें इतनी देनी है, एससी एसटी में इतनी देनी है, और ईडब्ल्यू में इतनी देनी है, ठीक है। और डिसेबिलिटी है, उसने भी अप्लाई किया तो उसको इतनी देनी है। तो उनमें भी एक कैटेगरी डिवाइड होती है, तो उस हिसाब से बच्चों का नंबर आता है। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि परसेंटेज हाई होने से ये सुनिश्चित नहीं होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये कभी नहीं होता है। परसेंटेज के अलावा भी काफी सारे मैटर है, जैसे मैंने बताया परसेंटेज मैटर करता है, आपकी फैमिली इनकम मैटर करती है, आपकी कैटेगरी मैटर करती है, आपका डेट ऑफ बर्थ मैटर करता है, आपका फैमिली प्रूफ मैटर करता है, ये सारी चीज मैटर करते हैं, और आपके स्टेट का जो कोटा है वो मैटर करता है, ठीक है। होने में स्टूडेंट का 90% में भी सिलेक्शन नहीं होता है, और होने में 65% स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो जाता है। डिपेंड करता है फैमिली इनकम, परसेंटेज, और उसके स्टेट कोटा कौन सी कैटेगरी से, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी किस में है, वो सब चीज यहाँ पे, कौन सा कोर्स उसने अप्लाई किया है, सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, सब कुछ डिपेंड करता है। तो दरअसल आपको बताऊं कितने परसेंट का सिलेक्शन हो सकता है, मे बी अगर मैं यहाँ पे रैंडमली अगर लूं, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है एंड तक समझा इस चीज को कि परसेंट कैसे बनता है मेरिट लिस्ट प्रोसीजर को, तो मैं आपको एक बता देता हूँ कितने क्या बन सकता है। अगर आपकी परसेंटेज यहाँ पे 75 या 70%, 75% ऊपर है, और फैमिली इनकम आपकी कम है, फैमिली इनकम आपकी कम है, 75-70% ऊपर है, और आप अगर यूपी, राजस्थान, बिहार, पंजाब, अगर इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई किए हुए, तो आपके अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि अगर आपका 75-80-85% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। होने के ज्यादा चांसेस रह जाते हैं।